Hello students, welcome back once again. So indefinite integration हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं. हमने खत्म किया था पार्शियल फ्रैक्शन की लास्ट टू फॉर्म्स, वो मैंने आपको डिस्कस करवाई थी, वो हमने डिस्कस की थी सॉरी. और हमने इस तरीके से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का थर्ड सब टॉपिक दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट किया. सो आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, मतलब बेसिकली कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. वो क्वेश्चंस कैसे पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है, कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन की मदद लेंगे. तो चलिए डिस्कस करते हैं. ये दो क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं. पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है. एक एक करके दोनों को सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन देख सकता हूं मैं, ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे x³ - 7x² + 6x है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या देख रहा हूं, नीचे डिनोमिनेटर में x कॉमन है ना. तो सबसे पहला काम मैं ये करूंगा, x² - 3x + 1 डिवाइडेड बाय x को कॉमन लेकर x² - 7x + 6 dx है ना. अब ये ऐसी क्वाड्रेटिक है जो फैक्टराइज हो सकती है. x² - 7x + 6 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं. तो फैक्टराइज करने के बाद ये फैक्टराइज हम कैसे करते हैं, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए, -6x - x लिखिए. तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, x² - 3x + 1 डिवाइडेड बाय x अपॉन x - 6 into x - 1. चेक कर लीजिए, ये ऐसा ही दिखेगा है ना. x - 6 x - 1 या x - 1 पहले लिख दीजिए, x - 6 बाद में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इट द सेम थिंग है ना. तो इसको फैक्टराइज करोगे तो ये ऐसा दिखेगा है ना. हमने दोनों चीजें देखी थी. फैक्टराइज हो रही है तो हम इसको इस तरीके से कर देंगे. फैक्टराइज नहीं हो रही होती है तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था क्या करते हैं. तो अब ये ऐसा बन चुका है, मतलब नीचे तीन लीनियर एक्सप्रेशंस हैं. तो इसको हम पार्शियली कैसे ब्रेक करेंगे, तो हम देखो अब ऐसे लिखेंगे, x² - 3x + 1 डिवाइडेड बाय x into x - 1 into x - 6 can be expressed as partially a upon x plus b upon x - 1 plus c upon x - 6. अब हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है a b c का वैल्यू निकालना. तो उसके लिए मैं पहले इसको अच्छे से अरेंज कर देता हूं. एलसीएम आ जाएगा ये सब. तो a के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, x - 1 into x - 6. b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, b के साथ मल्टीप्लाई होगा x into x - 6. और c के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, c के साथ x into x - 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये एलसीएम आ जाएगा जो इससे कैंसिल हो जाएगा. तो ये इज इक्वल्स टू x² - 3x + 1. अब मैंने आपको दो तरीके बताए थे, या तो आप कंपेयर द कोएफिशिएंट करके वैल्यूज निकाल सकते हो, या फिर एक एक करके, क्योंकि नीचे तीन फैक्टर्स है तो एक एक करके सबको जीरो के इक्वेट करेंगे तो आपको सबका वैल्यू मिल जाएगा है ना. सो देखिए अब आगे यहां पर सॉल्व करते हैं बाकी पार्ट. तो सबसे पहले मैं x = 0 पुट करता हूं. तो जैसे ही मैं x = 0 पुट करूंगा तो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा है ना. यहां पर मैं x = 0 पुट करूंगा तो -1 होगा, यहां पर 0 पुट करूंगा तो -6 होगा. -6 multiplied by -1 is 6, 6 multiplied by a is 6a है ना, is equals to, इधर मैं 0 डालूंगा तो 0 का स्क्वायर 0, 3 into 0 is 0, 0 minus 0 is 0, 0 plus 1 is 1. तो a का वैल्यू मेरा आ गया 1/6. चेक कर लीजिए आप, बिल्कुल a का वैल्यू 1/6 आएगा. इसी तरीके से अब मैं x - 1 को 0 करूंगा. तो जैसे ही मैं x - 1 को 0 इक्वेट करूंगा तो मैं समझ जाऊंगा कि x का वैल्यू 1 है. अब x - 1 को 0 इक्वेट करने पर ये पूरा एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, और ये 0, क्योंकि यहां x - 1 है, यहां x - 1. तो दो एक्सप्रेशन हमेशा 0 बन जाएंगे, जैसे किसी एक को आप 0 मान लो. तो ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये नहीं बनेगा. तो x की वैल्यू 1 डालूंगा तो यहां 1 आएगा. 1 - 6 - 5 आएगा. -5 into 1 into b, -5b हो जाएगा. -5b is equals to, यहां पे मैं 1 डालूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, 1 plus 1 is 2, 2 minus 3 is -1. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. सो b का वैल्यू आ जाएगा 1/5. चेक कर सकते हैं आप, b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा.
अब आते हैं सी पर, तो सी का वैल्यू निकालने के लिए अब मैं x माइनस 6 को 0 इक्वेट करता हूं। तो जैसे ही मैं x माइनस 6 को 0 इक्वेट करूंगा तो मैं समझ जाऊंगा कि x का वैल्यू 6 है। तो x माइनस 6 को 0 इक्वेट करने पर ये एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन भी 0 बन जाएगा, ये नहीं बनेगा। तो ये नहीं बनेगा तो यहां 6 डालूंगा तो इधर 6 आएगा। 6 माइनस 1 5 होता है, 5 6 जा 30 होता है, तो यहां हो जाएगा 30c इज इक्वल्स टू 6 यहां डालने पर 6 का स्क्वायर 36 होगा, 36 प्लस 1 37 होगा, 6 3 जा 18 होगा, 37 में से 18 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 19 मिलेगा। चेक कर लेना आप, 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 36 माइनस 18 तो 18, 18 प्लस 1 19 है ना। तो सी का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 19/20 है ना, सॉरी 19/30। सी का वैल्यू आ जाएगा 19/30। अब ये ए बी एंड सी हमें मिल चुके हैं, यहां पर हम उनको प्लेस कर देंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, सेपरेटली इंटीग्रेट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। सो ए का वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, ए का वैल्यू है मेरा 1/6, बी का वैल्यू है मेरा 1/5 और सी का वैल्यू आया मेरा 19/30। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, dx लिखिए क्योंकि आपको इंटीग्रेशन तो यही करना है, इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, dx लिखिए, इंटीग्रेशन साइन dx साइन dx। तो क्या आ जाएगा आंसर? अच्छा 1/6 को बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, तो आंसर हो जाएगा 1/6 into log x। इसी तरीके से प्लस 1/5 into log mod x minus 1, इसी तरीके से 19/30 प्लस 19/30 log mod x minus 6 प्लस कांस्टेंट। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना, बहुत इजी है। तो इस क्वेश्चन में मेन चीज यही थी, x कॉमन आ रहा था, दिख रहा था, मतलब बेसिकली आपको क्वेश्चन की डिमांड, क्वेश्चन का नेचर देखकर थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी होगी, है ना। तो ये इस तरीके से 3 फैक्टर्स बन गए, तो फॉर्म नंबर सेकंड या थर्ड मैंने आपको बताया था, इस तरीके से ब्रेक कर देंगे, है ना। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा अगर मान लो यहाँ एक और फैक्टर होता x माइनस 8 मान लो, तो क्या हो जाता, हम उसको और कैसे कर देते, d/x माइनस, है ना, एक और कांस्टेंट ले लेते, a b c d ले लेते, नीचे जितने डिग्री का पॉलिनोमियल हमें उतने ही कांस्टेंट लगेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो ये लिखा हुआ है cos x अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर x इनटू 2 प्लस sin x, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर x इनटू 2 प्लस sin x। तो ये सवाल देखिए, पहले इसमें है ना, इस सवाल में बेसिकली दो चीजें होंगी, सब्स्टिट्यूशन भी होगा, पार्शियल फ्रैक्शन बाद में होगा। कैसे? क्योंकि देखो साइन का डिफरेंशिएशन ऊपर cos मौजूद है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, sin x को t मान लेते हैं। तो sin x को जैसे ही मैं t मानूंगा तो मैं समझ जाऊंगा cos x dx, है ना, सब्स्टिट्यूशन हमने किया है, cos x dx बन जाएगा dt। ठीक है, सो अब ये एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा, ये एक्सप्रेशन ऐसा दिखेगा, dt डिवाइडेड बाय 1 माइनस t स्क्वायर इनटू 2 प्लस t। ठीक है, ये ऐसा दिखेगा। अब फर्दर ये एक्सप्रेशन और मैं आगे बढ़ूं, ये देखिए ये भी एक तरीके से क्वाड्रेटिक है, बेसिकली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको a प्लस b a माइनस b मतलब फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। तो ये लिखा जा सकता है 1 प्लस t 1 माइनस t 2 प्लस t, है ना, 3 फैक्टर्स बन गए नीचे। अब आगे आप समझदार हो, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह हम इसको भी सॉल्व कर देंगे, है ना। सो हम लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस t 1 माइनस t into 2 plus t can be expressed as a upon 1 plus t plus b upon 1 minus t plus c upon 2 plus t। ठीक है, फिर वही बात a into 1 minus t, सॉरी a के साथ 1 minus t and 2 plus t मल्टीप्लाई होगा, b के साथ 1 plus t and 2 plus t मल्टीप्लाई होगा, और c के साथ 1 plus t into 1 minus t मल्टीप्लाई होगा। नीचे जो एलसीएम आएगा वो इसको कैंसिल करेगा, ये 1 हो जाएगा, है ना।
आगे मैंने आपको बताया, देखिए आगे मैं लास्ट क्वेश्चन की तरह ही आगे आप इसको प्रोसीड कर सकते हो, एक एक करके जीरो करना, 1 माइनस टी को जीरो इक्वेट करना, फिर 1 प्लस टी को जीरो इक्वेट करना, एंड लास्ट में 2 प्लस टी को जीरो इक्वेट करना, है ना। हर जगह से आपको टी का वैल्यू मिलेगा, आपको ए बी सी मिल जाएगा। ए बी सी जैसे ही फाइंड आउट करोगे यहाँ पे प्लेस कर दीजिएगा, जैसे ही प्लेस हो जाए इंटीग्रेशन साइन लगा दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। आंसर जो भी मिलेगा ऐसे ही मिलेगा, a into log mod 1 plus t plus b into log mod 1 minus t plus c into log mod 2 plus t। और ये a b c कैसे निकालेंगे वो मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बता चुका हूं, ऐसे ऐसे करके आप a b c का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस जो कि जुड़े हुए थे एक ही फॉर्म में बेस्ड है पार्शियल फ्रैक्शन की, इजीली हमें समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना। वापस क्वेश्चन देखने से पहले तो मैं ये देख सकता हूं कि tan x और sec स्क्वायर x का सवाल है, तो यहां जरूर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा। तो सबसे पहला अप्रोच, tan x को मैं t मान देता हूं ताकि sec स्क्वायर x dx dt बन जाए। अब ये सवाल कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, dt डिवाइडेड बाय t माइनस 2 इंटू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, है ना। अब आप एक चीज नोटिस करिए, ये जो हमें इंटीग्रेशन करना है इसमें ये जो चीज है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है व्हिच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। आप चेक कर लीजिए, आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, जिस मिडिल टर्म को आप स्प्लिट नहीं कर सकते वो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो सकती, व्हिच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ऐसी क्वाड्रेटिक हो नीचे तो फैक्टराइज ना हो सके, उसके लिए हमने पार्शियल फ्रैक्शन क्या सीखा था लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको बताया, है ना। सो अब हम इसको कुछ ऐसा लिख देंगे, 1 अपॉन t माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a अपॉन t माइनस 2 प्लस, अब ये पूरा सवाल t के फंक्शन में, तो bx प्लस c करते तो यहां dt प्लस c कर देंगे क्योंकि t के फॉर्म में, t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, है ना, इस तरीके से। अब a इंटू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 प्लस bt प्लस c इंटू t माइनस 2, आप ऐसे चेक कर लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, और ये नीचे एलसीएम आ जाएगा ऑफ कोर्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा ये एक्सप्रेशन, तो ऊपर सिर्फ 1 बचेगा, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, है ना भाई। ये नीचे एलसीएम आएगा ना, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। चलो लिख ही देता हूं मैं, 1 इज इक्वल्स टू a इंटू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 प्लस, अच्छा इसको भी खोल ही देते हैं, तो ये हो जाएगा bt स्क्वायर माइनस 2bt प्लस ct माइनस 2c, है ना। अब देखिए a स्क्वायर bt स्क्वायर, t स्क्वायर कॉमन, तो मैं लिख सकता हूं इसको ऐसे a प्लस b t स्क्वायर, है ना। अब t के टर्म्स देखिए, 3at माइनस 2bt प्लस ct, तो यहां से t कॉमन लेकर मैं ऐसे लिख सकता हूं 3a माइनस 2b प्लस c t कॉमन, ऐसे, है ना, ब्रैकेट लगाकर। अब कांस्टेंट टर्म देखिए 3a माइनस 2c, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं प्लस 3a माइनस 2c। इन सबको मैंने t स्क्वायर का कोएफिशिएंट, t का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, यहां तो सिर्फ लेकिन 1 ही है। अब 1 है, t स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है तो यूं लिख सकते हैं 0t स्क्वायर प्लस 0t प्लस 1, ताकि मैं कंपेयर का कोएफिशिएंट कर सकूं, कंपेयर करने में आसानी होगी ना आपको। अरे t स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, t की कोई टर्म नहीं है, तो ऐसे लिखा जा सकता है। अब कंपेयर करिए, b स्क्वायर t स्क्वायर, तो a प्लस b 0 के बराबर है ना, a प्लस b इज इक्वल्स टू 0, कंपैरिजन करने पर 3a माइनस 2b प्लस c भी 0, 3a माइनस 2b प्लस c ये भी 0, और 3a माइनस 2c कांस्टेंट टर्म 1 के बराबर, 3a माइनस 2c इज इक्वल्स टू 1। चेक करिए, है ना, कोएफिशिएंट कंपेयर करके ऐसा दिखेगा। अब निकालना है हमें a b c। अब ABC निकालने के लिए देखिए मेरे पास देखो
इस एक्सप्रेशन को तो मैं जीरो कर नहीं सकता। हाँ, मैं t माइनस टू को जरूर जीरो कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, है ना। तो जैसे ही मैं t माइनस टू को जीरो करूंगा, तो t माइनस टू को मैं अगर जीरो करूंगा तो t इज इक्वल टू 2 मिलेगा, है ना। और ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो बन जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो बन जाएगा, ये नहीं बनेगा। तो यहाँ 2 डालूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 2 जा 6, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 4 14, तो हो जाएगा 14a इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पर क्या है 1 है, 1, तो a का वैल्यू 1/14, तो a का वैल्यू तो हमें तुरंत मिल जाएगा। अब जैसे ही a मिल गया, बाकी तीन इक्वेशंस यहाँ रखी हुई है, आपको सब मिल जाएगा। a मिल गया तो b क्या हो जाएगा, क्योंकि a प्लस b 0 है तो a 1/14 है, तो b कितना हो जाएगा, बहुत आसान और साधारण सी बात है, -1/14 हो जाएगा, है ना। अगर a का वैल्यू 1/14 है और a प्लस b 0 है तो b क्या होगा, -1/14, और c निकल जाएगा, इस इक्वेशन से c निकल जाएगा, a का वैल्यू डालेंगे तो ये कितना बन जाएगा 3/14, तो -2c इज इक्वल्स टू -3/1 -3/14, 14 minus 3 is 11/14, तो c का वैल्यू कितना आ गया -11/28, चेक कर लीजिए c का वैल्यू क्या आ जाएगा -11/28 आ जाएगा। अब ये a b और c का वैल्यू हमें यहाँ पर पुट कर देना है, इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है और हमें हमारा आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। चलिए आगे का पार्ट करते हैं। देख सकते हैं a b c का वैल्यू हमें अब मिल चुका है, यहाँ पर a b c का वैल्यू लगा देंगे तो ये हमें ऐसा दिखेगा 1/14 डिवाइडेड बाय t माइनस 2, b का वैल्यू -1/14 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/14 t डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। और c का वैल्यू -11/28 है तो ये भी माइनस हो जाएगा, है ना। और यहाँ लिखेंगे -11/28 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, है ना। बीच में भी लगा सकते हैं आप माइनस साइन, इस तरीके से। इतना करने के बाद इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, इंटीग्रेशन का साइन देखिए dt, और आगे अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए काफी लेंथी होने वाला है, और अगर इस तरीके का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो सीधे 4 मार्क्स का आएगा, है ना। तो आगे आप क्या करेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए 1/14 बाहर हो जाएगा, 1/14 बाहर हो जाएगा, 1/t माइनस 2 का इंटीग्रेशन log mod t माइनस 2 हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से -1/14 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, है ना। इसको इस तरीके से कर देंगे, dt माइनस 11/28 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए नीचे t स्क्वायर है, ऊपर t है ना, तो यहां पर जरूर सब्स्टिट्यूशन होगा। तो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए पहले मैं देखूंगा इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2t प्लस 3, है ना। तो ऊपर अगर मुझे 2t बनाना है तो पहले तो मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 2t हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 1/14 into 2 is 28, है ना। ये हो जाएगा 14 into 2 is 28। अब देखिए 2t तो आ गया, अब मुझे प्लस 3t का डिफरेंशिएशन 3 होता है, तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं +3 -3, इस तरीके से इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो अब देखिए ये क्या होगा, ये आंसर तो मेरा आ चुका है, एक पार्ट तो मेरा कंप्लीट हो गया, तो ये तो डैश डैश लिख दिया मैंने, -1/28 इंटीग्रेशन ऑफ 2t प्लस 3 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस, तो हो जाएगा +3/28 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 -11/28 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4।
अब देखिए ये पार्ट तो हो ही चुका है, ये चीज देखिए ये हो गया फंक्शन ft हो गया और ये चीज हो गई उसका डिफरेंशिएशन f डैश t हो गया। अगर इंटीग्रेशन करना हो ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो नीचे फंक्शन हो तो आंसर क्या आता है log फंक्शन, है ना। तो ये तो एज इट इज चलिए लिख देते हैं 1/14 log mod t minus 2 minus 1/28 ये क्या है ऊपर f dash x नीचे f x यानी f dash t f t, आंसर क्या होगा log f t। तो log mod t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 ये सब मैं आपको सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा चुका हूं। और अब इसको देखिए ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन मतलब सेम ही है और बाहर कांस्टेंट लगा हुआ है। तो जैसे मैं 3/28 माइनस 11/28 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा -8/28, है ना। तो इसकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी दिस माइनस दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, अरे सेम ही है ना ये दोनों एक्सप्रेशन, है ना। तो ये हो जाएगा -8/28 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 ऐसा हो जाएगा, है ना। ओके देखो काफी लेंथी सवाल है इसीलिए मैं डिस्कस करा रहा हूं, इट विल टेक अराउंड 10 मिनट्स। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए 10 मिनट्स लगेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इस प्रकार का सवाल नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 4 मार्क्स को पूछते हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो चलिए ये इंटीग्रेशन हो चुका है, ये हो चुका है, अब इसको सॉल्व करना है। सो -8/28 हो सकता है -4/14, फर्दर इसको अच्छा 4 के टेबल में जा रहा है तो 2/7 हो जाएगा और नीचे प्योर क्वाड्रेटिक है। तो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में सिखाया था, नीचे अगर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायर का कंप्लीट द स्क्वायर मेथड करूंगा तो dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 2 into 3/2t तो प्लस 3/2 का स्क्वायर ऐड होगा उतना ही सब्ट्रैक्ट होगा और प्लस 4 एज इट इज आ जाएगा, है ना। तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया -2/7 इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और -9/4 प्लस 4 -9/4 प्लस 4, है ना। इसका स्क्वायर -9/4 होगा, 9/4 में 4 जोड़ेंगे 4 into 4 16 -9 प्लस 16 is 7 तो 7/4 हो जाएगा जिसको हम लिख सकते हैं √7/2 का स्क्वायर, है ना। इस तरीके से हो जाएगा। सो अब ये फॉर्म हमें कैसी दिख रही है, ये फॉर्म हमें दिख रही है x² प्लस a स्क्वायर के जैसी, जिसका फॉर्मूला होता है 1/x² प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a into tan इनवर्स x/a। तो उससे हम इसको खोल देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। सो क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो ही चुका है, डैश डैश माइनस डैश डैश, है ना। ये -2/7 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा into 1/a। 1/a का मतलब 1/√7/2 जो कि हो जाएगा 2/√7 2/√7 tan इनवर्स x अपॉन a मतलब ये अपॉन ये, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 3/√7 दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, उससे पहले ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो 2t प्लस 3 ऐसा हो जाएगा 2t प्लस 3/√7 प्लस कांस्टेंट। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। मैं एक बार बिल्कुल सही से पूरा लिख देता हूं आपके लिए। तो पूरा फाइनल आंसर मैं लिखने जा रहा हूं। तो फाइनल आंसर आया मेरा दिस माइनस दिस, है। इसमें से ये एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन 4/7 4 into 7√7 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि -2/7 है, ये बाहर निकलेगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो गया 1/14 log mod t minus 2 और t का वैल्यू t क्या माना था हमने 10x, तो 10x minus 2 minus 1/28 log mod t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। इसका मतलब क्या है 10 स्क्वायर x प्लस 3 tan x प्लस 4 mod, है ना, माइनस 4/7√7 tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2t प्लस 3 यानी 2 tan x प्लस 3
2 10x प्लस 3 अपॉन रूट 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट। ये मेरा फाइनल आंसर होगा, है ना। देखिए कितना लेंथी आंसर है, ठीक है। सो आई होप आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल पॉज करके देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट जुड़े हुए थे। इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी जुड़ा हुआ था। सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद पार्शियल फ्रैक्शन तो हो ही रहा था, पार्शियल फ्रैक्शन के बाद ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ। ऊपर एक फॉर्म ऐसी आई जहां ऊपर f डैश x नीचे fx मिला, और एक फॉर्म ऐसी आई जहां नीचे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, है ना। तो काफी क्वेश्चंस इसमें छुपे हुए थे। मतलब ये क्वेश्चन एक प्रकार का ऐसा था जिसमें आपका सब्स्टिट्यूशन भी टेस्ट हुआ एंड पार्शियल फ्रैक्शन भी टेस्ट हुआ। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेंथी क्वेश्चन था बट काफी लेंथी था बट इजी था। स्टेप बाय स्टेप अगर आप प्रोसीड करोगे तो ये इजी क्वेश्चन ही था, है ना। सो आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें नीचे फैक्टर फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल फॉर्म, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो पहले हम देखते हैं इसके साथ कुछ कर सकते हैं क्या, इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं क्या। तो सबसे पहले मैं इसको देखूंगा, तो 1 प्लस एक्स है तो मैं इसको 1 कॉमन लेकर 1 प्लस एक्स ऐसे लिख सकता हूँ। और एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर कॉमन है तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेके 1 प्लस एक्स, बिल्कुल सही है। जो इधर है वही इधर कॉमन आया, बिल्कुल। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dx अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं ये देख सकता हूँ ये तो लीनियर फैक्टर है और ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक है व्हिच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, ठीक है, कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। तो ये मैंने बिल्कुल अभी लास्ट क्वेश्चन भी हमने किया था और लास्ट लेक्चर बेसिकली हमने ये फॉर्म डिस्कस की थी। तो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। x स्क्वायर प्लस 1 को आप फैक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो पार्शियली हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो 1 अपॉन 1 प्लस x या फिर x प्लस 1 जो बोलना चाहो इनटू x स्क्वायर प्लस 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a अपॉन x प्लस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। फिर a से x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा और bx प्लस c से x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आगे मैंने आपको बताया है, इसको खोल दीजिए। यहाँ कोई x की टर्म नहीं है तो 0x लिखिए, कोई x स्क्वायर की टर्म नहीं है तो 0x स्क्वायर लिख दीजिए ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो, है ना। सो अब इसको खोलेंगे तो ये ऐसा लिखेगा ax स्क्वायर प्लस a प्लस bx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस c। अब सारे x स्क्वायर x और कांस्टेंट टर्म को कलेक्ट करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b प्लस c इंटू एक्स प्लस a प्लस c, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। इज इक्वल्स टू 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1। अब कोएफिशिएंट कंपेयर कर दीजिए, आपको दिख ही रहा होगा a प्लस b का वैल्यू 0 दिख रहा है ना, b प्लस c का वैल्यू भी 0 दिख रहा है और a प्लस c का वैल्यू 1 दिख रहा है ना। सो हम निकाल सकते हैं a b c के सारे वैल्यूज। अच्छा, x स्क्वायर प्लस 1 को तो 0 इक्वेट नहीं कर सकते, इसको 0 बना सकते हैं। तो जैसे ही मैं x प्लस 1 को 0 मानूंगा तो x का वैल्यू -1 हो जाएगा और ये पूरा एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा और यहां पर हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2a इज इक्वल्स टू, यहां कोई x की टर्म नहीं है तो सिर्फ 1 है तो 2a इज इक्वल्स टू 1, तो a का वैल्यू 1/2, a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। a 1/2 है और a प्लस b 0 है तो b का वैल्यू -1/2 आ जाएगा, है ना। और a प्लस c भी 0 दिख रहा है, सॉरी a प्लस c 1 है, सॉरी a प्लस c 1 है, a प्लस c कांस्टेंट टर्म 1 है। तो a का वैल्यू 1/2 है तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा भाई। 1/2 प्लस c इज इक्वल्स टू 1, तो c इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 दैट इज हाफ। हाफ में कितना जोड़ोगे कि 1 आएगा, हाफ ही जोड़ना पड़ेगा ना। सो a b c तीनों आ चुके हैं, यहां पुट कर देंगे, सेपरेटली इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सो a 1/2 है तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 dx, b का वैल्यू -1/2 है तो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx,
और c का वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, इस तरीके से हम इंटीग्रेट कर देंगे। आगे देखिए, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 log mod x प्लस 1 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन, ये x स्क्वायर प्लस 1 फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो यहाँ 2 लगा देते हैं और यहाँ 4 कर देते हैं, तो ये fx है, ये f डैश x है। f डैश x अपॉन fx आंसर होता है log fx, तो इसका आंसर हो जाएगा -1/4 log mod x स्क्वायर प्लस 1। और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x, तो प्लस 1 अपॉन 2 इंटू tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो कंपैरेटिवली इजियर था और इसको ज्यादा समय भी नहीं लगा, बस हमें ये पहचानना था इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखने के बाद पार्शियली ब्रेक कर सकते हैं, है ना। सो आई होप आज मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको जो करवाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। इस तरीके से हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीटली खत्म कर दिया है। अब मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस, या कुछ क्वेश्चंस और एक दो फॉर्म्स ऐसी हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं है बट हमारे को वो जेईई मेन के टॉपिक में दी गई है, तो वो एक दो फॉर्म्स हम डिस्कस करेंगे। और जेईई पर पिछले 10-12 इयर्स पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, whether it is from substitution method or it is from by parts method or partial fraction, तीनों फॉर्म से मिलाकर लास्ट 10 इयर्स में किस तरीके से पैटर्न रहा है क्वेश्चन पूछने का, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स हमारे जो होने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, है ना। अभी आप ये समझ रहे हैं हमने सारा थ्योरेटिकल पार्ट, जेईई मेन के सिलेबस में जो जो पार्ट था और आपके बोर्ड एग्जाम में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का जो जो कंटेंट था वो सब मैं अब आपको बता चुका हूं। अब हमें लास्ट ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे। मैक्सिमम टाइम घर पे यूटिलाइज करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मत छोड़िए। बाय।